आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस सरकार पर नियमों की अनदेखी का आरोप। B1 परीक्षा में अव्यवस्था पर जयराम ठाकुर का हमला। सचिवालय के बाहर दृष्टिहीनों का प्रदर्शन। हिमाचल में अब बनेंगे 80 ई चार्जिंग स्टेशन। दिव्यांगजनों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। राज्य सरकार जनहित के लिए प्रतिबद्ध। शिक्षकों को जारी कारण बताओ नोटिस पर भड़के डॉक्टर मामराज पुंडेर। सीएम ने जलवायु परिवर्तन पर राज्य मानव विकास रिपोर्ट का किया विमोचन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए कैबिनेट निर्णय ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। सरकार ने शिमला नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 2.5 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने इस फैसले के नियमों की खुली अनदेखी और लोकतांत्रिक मूल्य के साथ खिलवाड़ बताया है। भाजपा के जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया है। केशव चौहान ने आरोप लगाया है कि इससे न केवल नगर निगम के नियमों का उल्लंघन हुआ है, बल्कि आरक्षण के दायरे में आने वाले और योग्य पार्षदों के साथ भी अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पूरे प्रदेश में नई परंपराएं स्थापित कर रही है, जिनका सीधा नुकसान आम जनता को हो रहा है। सरकार बार बार ऐसे फैसले ले रही है जो जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। भाजपा नेता ने लोअर बाजार का नाम बदलकर लोअर मॉल करने के मुद्दे पर भी सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि सरकार बिना निगम को जानकारी दिए यह बदलाव कर रही है, जिससे निगम और लोक निर्माण विभाग के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। केशव चौहान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार पंचायत से लेकर मेयर तक के चुनावों से भाग रही है और अपने लगभग 3 वर्षों के विफल शासनकाल को छिपाने की कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक बार फिर से अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए कैबिनेट में फैसला लेकर आई है कि मेयर डिप्टी मेयर का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। मात्र एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए अनेकों पार्षदों के साथ धोखा किया गया है। इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं सरकार आए दिन करती आ रही है। अभी आपने देखा होगा कि लोअर बाजार का नाम बदलकर लोअर मॉल कर दिया गया और अभी नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के बीच में इसका झगड़ा चल रहा है। नगर निगम ने पीडब्ल्यूडी को शायद नोटिस दे दिया है कि किससे पूछकर किसकी अनुमति से ये फैसला लिया गया। तो मुझे लगता है कि सरकार आए दिन जन विरोधी फैसले ले रही है, जिसके कारण पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। इस प्रकार के फैसले सरकार बौखलाहट में ले रही है, क्योंकि जो 3 वर्षों का असफल कार्यकाल सरकार का रहा है, इस कार्यकाल में सरकार जहां पंचायती राज चुनाव से भाग रही है, वहीं पर अभी जो मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना था उससे भी सरकार भाग रही है। मुझे लगता है कि इस सरकार को ज्यादा रहने की अब नैतिक जिम्मेदारी ये सरकार खो चुकी है। इस प्रकार के जन विरोधी फैसलों से प्रदेश की जनता पूरी तरह त्रस्त है। तो मेरा अभी फिर से एक बार आग्रह है सरकार से कि जो इन्होंने ये कार्यकाल बढ़ाया है, इस कार्यकाल का पुनर्विचार करे और जो आरक्षण और जो सक्षम उम्मीदवार है जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलना है, वो चाहे महिलाएं हैं चाहे वो एससी समाज है, उन लोगों को जो आरक्षण का फायदा मिलना था उससे उन्हें उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को फायदा मिलना चाहिए और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल पुलिस विभागीय प्रोन्नति परीक्षा B1 में हुई अव्यवस्थाओं पर राज्य सरकार को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान तकनीकी खामियों और कुप्रबंधन ने सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि लोग 6 घंटे तक परीक्षा केंद्रों में बैठे रहे, उत्तर सबमिट नहीं हो रहे थे और प्रश्नों के भी गलत विकल्प थे। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी के कारण 4000 से अधिक अभ्यर्थियों को परेशानी
परेशानियां झेलनी पड़ी है, अंततः परीक्षा भी रद्द करनी पड़ी। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब सरकार 4000 कर्मचारियों की प्रमोशन परीक्षा सही ढंग से नहीं कर पा सकी तो 1 लाख नौकरियों के वादे कैसे निभाएगी। शिमला में अपने निवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद जयराम ठाकुर ने कहा कि यह मंच देश की प्रतिभाओं को पहचान देने का बड़ा माध्यम है। उन्होंने प्रदेशवासियों से रन फॉर यूनिट में भाग लेने और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को सशक्त बनाने का भी आह्वान किया है। बाद में मंडी में भाजपा युवा मोर्चा की बैठक में उन्होंने युवाओं को संगठन की रीढ़ बताते हुए कहा कि युवा मोर्चा अपनी ऊर्जा और अनुशासन से पार्टी को नई दिशा देगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, आने वाले समय में एक त्रासदी के रूप में भविष्य में याद रखी जाएगी। एक त्रासदी जो प्राकृतिक होती है, जिस पर किसी का बस नहीं होता है, और एक त्रासदी वो होती है जो मनुष्य द्वारा निर्मित है। और ये हिमाचल प्राकृतिक आपदा के दौर में से भी गुजर रहा है, और ये हिमाचल अब उसके पश्चात सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, उस त्रासदी के दौर में से भी गुजर रहा है। मैं इसलिए इस शब्द को कह रहा हूं क्योंकि बोलने में उचित नहीं लग रहा है और शायद सुनने में भी उचित नहीं लगेगा, लेकिन हालात ऐसे बने हैं, जो परिस्थिति ऐसी बनी है, जिसके आधार पर भी ये बात कह रहा हूं। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, उनका ताल्लुक भी कांग्रेस पार्टी से था, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। जब उन्हें देखा कि हिमाचल प्रदेश के पास जमीन बहुत कम है, अगर इस जमीन को भी बाहर के लोग खरीद करके ले लेंगे तो हिमाचल प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा उसमें नुकसान होगा, और इसलिए इस जमीन को बचाने के लिए उन्होंने लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंतर्गत एक कानून लाया, जिसको हम सब लोग जानते हैं, 118 धारा 118, ताकि हिमाचल प्रदेश में गैर कृषक कोई भी व्यक्ति जमीन ना खरीद सके। और वर्तमान सरकार को लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी वादा है। हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लाना है तो उसके लिए इस बाधा को हटाना चाहिए। और इससे पहले भी उन्होंने अब कई संदेश दे दिए, जैसे हिमाचल प्रदेश ऑन सेल के एक नहीं अनेकों उदाहरण, टूरिज्म के 16 यूनिट बेचने के लिए तय कर दी हैं, किसी बीच में किसी बाधा के कारण रुके पड़े हैं, अन्यथा उनकी तैयारी चल रही है। हिमाचल प्रदेश में पालमपुर यूनिवर्सिटी की सैकड़ों बीघा जमीन जो है वो बेचने की तैयारी चल रही है। मामला लोगों ने उठाया, विपक्ष ने विधानसभा में उठाया, तो उस कारण से रुका पड़ा है। ऊपर से कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है। अब यहां नहीं रुक रही है, अब आगे बढ़कर के धारा 118 यानी कि सेक्शन 118 को भी उसका सरलीकरण करने की बातें की जा रही है, और सरलीकरण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से की जा रहा है। और मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूं। बहुत सारे अधिकारी हैं जो इस तरह की सलाह देते हैं, हमें भी देते थे, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो किसी पॉलिटिकल नेतृत्व से नहीं चल रही है। अगर सरकार चल रही है तो कठपुतली बन गई है कुछ अधिकारियों के हाथों में, और संभवतः वही अधिकारी सलाह दे रहे हैं। इस 118 को डाइल्यूट करना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए, और उस दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में अगर डॉक्टर वाई.एस. परमार जी ने अगर ये सेक्शन 118 को एक्ट के रूप में लाया था, तो उसकी वजह यही थी कि हिमाचल प्रदेश की जमीन के मालिक हिमाचल के लोग हैं। लेकिन अब सुक्खू जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उनकी एक आदत बनी है कि जो फैसले कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूर्व में लिए हैं, कांग्रेस के नेताओं ने लिए हैं, उसके विपरीत चलना। जो भाजपा की सरकार ने लिए हैं उनके विपरीत तो समझ में आता है कि हम विपक्ष के लोग हैं, इसलिए उनकी सोच में हो सकता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का भी स्टैच्यू का अनावरण हुआ शिमला के रिज के मैदान में, और वहां मुख्यमंत्री भाषण देते हैं कि वीरभद्र सिंह जी ने कहा था कि एक बच्चे के लिए भी हम स्कूल खोलेंगे। लेकिन अगर वीरभद्र सिंह जी ने कहा तो मुख्यमंत्री जी, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या वजह है कि हिमाचल प्रदेश में 3 साल के कार्यकाल जो आपका पूरा होने जा रहा है, अभी तक 1500 से ज्यादा स्कूल चले हुए, खुले हुए स्कूल आपने बंद कर दिए। वहां के बच्चों को शिक्षा से आपने वंचित कर दिया, और राइट टू एजुकेशन के आधार पर क्या ये मौलिक अधिकार छीनने का आपको अधिकार है?
हिमाचल प्रदेश दृष्टि बाधित संघ के सदस्यों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज एक बार फिर राज्य सचिवालय का घेराव किया। संघ के कार्यकर्ताओं ने छोटा शिमला बस स्टॉप के पास जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दृष्टि बाधित संघ के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि सरकार लंबे समय से बैकलॉग भर्तियों को लेकर टाल मटोल कर रही है। उन्होंने कहा कि सहारा योजना के तहत प्रति माह मिलने वाली 3,000 रुपए की पेंशन अब तक जारी नहीं की गई है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि 1,700 रुपए की दिव्यांग पेंशन भी कई माह से लंबित है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संघ के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे। नहीं चलेगी सरकार की ओर से कोई भी एक ऐसा पॉलिसी तैयार करती है, ऐसी पॉलिसी तैयार करती है जिसका कहीं भी किसी तरह का कोई नहीं होता है। अभी सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें उन्होंने साल की जो है 2000 जो है होगी, एक तो आपकी अप्रैल में होगी और बस 2 सितंबर में होगी। तो हम सरकार से चाहते हैं, ये तो आगे की बात है, लेकिन हम सरकार से ये चाहते हैं इससे पहले हमारा जो एक उद्देश्य है, हम ये सरकार से हमारा जो क्लास 4 का सरकार के पास अनेक पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि उसको जो है भर्ती मेले के थ्रू जो है हम सभी दृष्टिहीन साथियों को एक भर्ती मेले के थ्रू दिया जाए। लेकिन सरकार की ओर से इस तरह का कोई भी सकारात्मक परिणाम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार जो है इसको हट के जो है अलग अलग चीज़ें जो है शुरू कर रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, अभी हमारी जो सहारा योजना थी जो जयराम सरकार के दौरान हमें 3,000 रुपये पर मंथ हमें पेंशन आती थी, लेकिन सुखू सरकार के राज में वो भी जो है 4 महीने से 5 महीने से बंद है। कई जिलों में तो जैसे आपका मंडी हो गया, कुल्लू हो गया, कांगड़ा हो गया, ऐसे ऐसे जिले में जो है इस स्कीम को जो है बहुत पहले ही जो है 2 साल पहले ही जो है बंद किया गया है। तो हम चाहते हैं कि भाई इसको भी लागू किया जाए और हमारी जो हैंडीकैप जो पेंशन है वो हमें 1,700 मिलती है, वो भी 3 महीने बाद आके जो है कभी 3 महीने बाद कभी 4 महीने बाद मिलती है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई उसमें भी जो है बढ़ोतरी हो। हमारी पेंशन जो है पर मंथ, अगर आप हमें रोजगार नहीं देना चाहते हैं तो एक राष्ट्र एक पेंशन का प्रावधान हमारे लिए कीजिए। हर महीने जो है हमारे दृष्टिहीन साथियों के लिए जो है 5,000 पेंशन का जो है प्रावधान होना चाहिए। सर, हमें संघर्ष करते हुए बहुत लंबा समय हो चुका है। इस दौरान हमने कई अपनों को खोया है, कईयों ने अपने पिता को खोया, कईयों ने अपने भाइयों को खोया, लेकिन हम फिर भी अपने आंदोलन में रात दिन डटे रहे अपनी मांगों को लेकर। उसके बावजूद भी जो है सरकार हमारे प्रति किसी भी तरह का जो है सकारात्मक ध्यान नहीं दे रही है। इसके पीछे जो कहीं ना कहीं जो सबसे जो बड़ा जो कारण है वो है वेलफेयर डिपार्टमेंट, हमारा जो न्यूट्रल डिपार्टमेंट है। यही जो है सभी विभागों को जो है अच्छे से निर्देश नहीं दे पा रहा है और जहां वेलफेयर डिपार्टमेंट ही जो है अपने विभाग से खुद जो है अपनी जो भर्तियां है, हमारी जो बैकलॉग का कोटा है जो इनके पास भी कई विभागों में रिक्त पड़ा है, जब यही अपने विभाग से जो है हमें पोस्टें नहीं दे पा रही है तो और विभागों से ये कैसे हमारे को जो है हमारे अधिकार दिलवा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो हमारा न्यूट्रल डिपार्टमेंट वेलफेयर है इसी के ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हम चाहते हैं कि भाई जो मुख्यमंत्री को भी जो है इन्हीं के द्वारा जो है गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें सूचनाओं के माध्यम से पता चला है कि भाई मुख्यमंत्री जी के पास ये संदेश गया है कि भाई हम जो है ज़रूरत से ज़्यादा मांग रहे हैं। सुखू जी से भी हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा मांग रहे हैं तो आपसे हम 2 साल से बात करने के लिए बोल रहे हैं। 2 साल से आप हमें
फिर क्यों एक मीटिंग नहीं दे पा रहे हैं? क्यों आप हमारे लिए एक मीटिंग नहीं कर पा रहे? क्यों आप दिव्यांगों के साथ इतना भेदभाव कर रहे हैं? जब मुख्यमंत्री बने थे तो उससे उस दौरान वो सबसे पहले अनाथ आश्रम गए थे, वहाँ पे उन्होंने सुखाश्रय योजना शुरू की थी, लेकिन उन योजनाओं का हमारे लिए आज तक किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन HRTC अब प्रदेश भर में 80 ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। पहले यह संख्या 53 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 80 करने का फैसला लिया गया है। HRTC के प्रबंध निदेशक निपुल चंदन ने जानकारी दी कि संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार कर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक क्षेत्रों को कवर किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को इसका लाभ मिल सकेगा। परियोजना पर पिछले 1 साल से काम चल रहा है, लेकिन DPR में बदलाव के चलते निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया था। अब नाबार्ड से मंजूरी मिलते ही कार्य शुरू किया जाएगा। इस परियोजना के लिए नाबार्ड ने लगभग 128 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की सहमति दी है। 35 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी कर दी गई है। योजना के तहत 90% राशि नाबार्ड जबकि 10% राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई बसों की खरीद और ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर तेजी से कार्य कर रही है। चार्जिंग स्टेशन बनने से ई वाहनों की संख्या बढ़ेगी और नागरिकों को वाहन चार्जिंग की बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मजबूती मिलेगी और लोग पारंपरिक वाहनों की जगह ई वाहनों की ओर आकर्षित होंगे। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान आज सचिवालय में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरह जनहित और विकास कार्यों के लिए समर्पित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में चल रही प्रमुख परियोजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और जन कल्याण योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री निरंतर जनता के बीच रहकर समस्याओं के समाधान में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी प्रशासन और सशक्त जनसेवा को और अधिक मजबूत बनाना है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और राज्य के विकास में सहयोग करें। देखिए, भाजपा का इस तरह का बात आरोप बिल्कुल गलत है। जो उसकी वास्तविक परिस्थितियां थी, जिस प्रकार से डिप्टी कमिश्नर्स ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी और आपदा के बाद अभी डिजास्टर एक्ट स्टेट में लगा हुआ है, सरकार की भी उस रिपोर्ट के बाद यही विचार था कि लोगों को अभी जो हम आपदा के दौरान सड़कें खराब है या लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए, जैसा आपने देखा कि राहत पैकेज की कल पिछले परसों जो है घोषणा की है सरकार ने, पूरे स्टेट पे लागू होगा। पहली प्राथमिकता ये थी कि जो लोगों के नुकसान हुए, जिनके घर चले गए, आगे विंटर्स आने वाला है, उनके लिए राहत पैकेज मिले, उनकी सहायता की जाए। और उसके अलावा कई जगह सड़कें बंद थी जो अब धीरे धीरे, फिलहाल तो वो टेम्परेरी खोली गई थी, कई जगह छोटे सड़कें बंद भी थी। तो इस प्राथमिकता को देख के जो है किसी प्रकार का कोई चुनाव टाला नहीं गया है। और अभी पिछले कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है कि कई जगह से रिपोर्ट्स थी कि इसमें जो है डिलिमिटेशन में दोबारा से मौका मिलना चाहिए कुछ डिप्टी कमिश्नर्स के हिसाब से। उसके बेस पे जो है सरकार ने फैसला लिया कि डिलिमिटेशन ऑफ पंचायत्स और दूसरे जो वार्ड्स है उसको एक मौका दिया गया है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी जो है पंचायती राज चुनाव हिमाचल प्रदेश में होगा। तो इसमें भाजपा को सब्र रखना चाहिए। अगर ये 15 दिन, महीना आगे पीछे हो भी जाएगा तो उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सरकार उस पर पहले काम कर रही है। चुनाव निश्चित तौर पे होगा और पंचायती राज सिस्टम में इसको मजबूत करने का काम पहले भी कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के नेताओं ने किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुगम, समयबद्ध और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब दिव्यांगजनों के रिक्त पदों को वर्ष में 2 बार भरा जाएगा और सभी विभाग स्वतंत्र रूप से इस प्रक्रिया को संचालित करेंगे। ग्रामीण विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार 13 दिसंबर 2023 को जारी की गई पुरानी केंद्रीकृत व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।
पहले यह भर्तियां त्रैमासिक रूप से केंद्रीकृत विज्ञापन के माध्यम से होती थी, लेकिन प्रक्रिया में देरी और समन्वय की कमी के चलते यह प्रणाली प्रभावित नहीं रही। ग्रुप सी और डी के दिव्यांगजन पदों की भर्तियां अब हर साल 2 बार होगी। पहली छमाही में 15 अप्रैल और दूसरी छमाही में 15 सितंबर तक सभी विभाग, बोर्ड, निगम और सार्वजनिक उपक्रम स्वतंत्र रूप से विज्ञापन जारी करेंगे। बैकलॉग पद भी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। विज्ञापन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रमुख अखबारों में प्रकाशित होंगे। सभी विभागों को रिक्तियों की सूचना सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग के माध्यम से विशेष सेल को देनी होगी, जिससे योग्य दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रायोजित किया जा सके। ग्रुप ए और बी की भर्तियों के लिए विभागों को प्रत्येक तिमाही में राज्य लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजना होगा। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों और प्रबंध निर्देशों को आदेश दिए हैं कि वे अपनी विभागीय चयन समितियों के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें। सरकार को विश्वास है कि यह नई प्रणाली दिव्यांग जनों को समय पर और पारदर्शी अवसर उपलब्ध करवाएगी और रिक्तियों की भर्ती में लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सकेगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के पूर्व प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडे ने हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशक द्वारा शिक्षकों को जारी कारण बताओ नोटिस पर कड़ा रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम शिक्षकों की गरिमा और आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीजीटी के प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों को इस प्रकार का नोटिस भेजना अन्यायपूर्ण और मानसिक उत्पीड़न के समान है। उन्होंने कहा कि वर्षों की सेवा और नियमों के तहत हुई पदोन्नतियों को अब संदेह के घेरे में लाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग की है कि शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी यह नोटिस तुरंत वापस लिया जाए और शिक्षकों को अनावश्यक मानसिक दबाव में डालने के बजाय उनके हितों की रक्षा की जाए। डॉक्टर पुंडेन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शिक्षकों के सम्मान और अधिकारों पर आंच आई तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ राज्यव्यापी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। सभी को राम राम। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग में हर दिन नए नए कारनामे देखने को मिलते हैं, और उस कारनामे में जब गलतियां, जिसकी गलतियां होती है, उसको सजा उसको नहीं मिलती, सजा मिलती है उस कर्मचारी को जो नित्य स्तर पे काम कर रहा होता है। पिछले दिनों देश भर में एक चर्चा का विषय बना था, एक अध्यापक द्वारा चेक के ऊपर लिखी गई स्पेलिंग को गलत पाया गया था, उसको तो सस्पेंड कर दिया। लेकिन जिस अधिकारी ने उस अध्यापक को सस्पेंड किया था, उस अधिकारी के उस लेटर पे कितनी गलतियां हुई, उस पर कोई एक्शन शिक्षा विभाग ने नहीं लिया। ऐसा ही मामला कक्षा 12वीं का जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उसमें 86,382 के आसपास जो बच्चे थे, उन बच्चों के साथ अंग्रेजी विषय पे जिस प्रकार खिलवाड़ शिक्षा बोर्ड द्वारा किया गया था, हमने जब इस मामले को उजागर किया तो पहले तो हमें भी धमकियां मिली, और जब इस मामले की जांच पड़ताल की गई तो 86,300 से ज़्यादा बच्चों के मार्क्स बढ़े, क्योंकि मार्क्स बढ़ने के पीछे जो गलती शिक्षा विभाग और शिक्षा बोर्ड ने की थी वो उजागर हुई, और उसका बाद में जो फ़ायदा हुआ, 6,000 से ज़्यादा बच्चे तो कंपार्टमेंट से सीधे पास हुए। लेकिन वहाँ पे भी एक्शन क्या हुआ? कुछ एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उस दायरे में शिक्षक नहीं था। कल एक ऐसे आदेश शिक्षा निदेशक जो हमारा सेकेंडरी उन्होंने जारी किए हैं, उन्होंने अध्यापक जो टीजीटी से प्रवक्ता प्रमोशन जिन्होंने ले ली है, एक कोर्ट में केस था, उस केस के बाद एक फैसला आया था कि वरिष्ठता जो सूची है उसमें गलती पाई गई है, उसके आधार पे जो जूनियर है उनको प्रमोट कर दिया है। हैरानी की बात तब होती है, ना अध्यापक प्रमोशन में इन्वॉल्व होता है, ना अध्यापक वरिष्ठता सूची में बनाने में इन्वॉल्व होता है, ना अध्यापक डीपीसी में इन्वॉल्व होता है। और जब शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली उजागर होती है कोर्ट के माध्यम से, तो शिक्षा बोर्ड शिक्षा विभाग के पर जब कोर्ट का एक आदेश आता है, उस आदेश के बाद जो 592 अध्यापक जिनको प्रमोशन मिली थी, 2.5 साल में तो प्रमोशन मिली है उनको, 2.5 साल में 3 साल के बाद प्रमोशन मिली है, 3 साल तक तो हुआ ही कुछ नहीं था, उनके ऊपर एक्शन होता है कि आप 7 दिन के अंदर कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया जाता है। किस गलती के ऊपर आप कारण बताओ नोटिस आप जारी करना चाह रहे हो?
उन अध्यापक को जिनको आपने प्रमोशन दे के विद्यालयों प्रमोशन दी है, उनको आप किस के आधार पे, उनकी गलती क्या है, किसका उनकी गलती क्या है? ना उन्होंने आपने कागज मांगे, उन्होंने अपने कागज भेजे, डीपीसी शिक्षा विभाग ने की, सूची शिक्षा विभाग ने बनाई, वरिष्ठता सूची शिक्षा विभाग ने बनाई, उसमें अध्यापक इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो कारण बताओ, नोटिस उनको क्यों जारी किया गया, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। दुख इस बात का कि प्रदेश में 42,000 शिक्षक संगठन जो सोए हुए हैं, जिनको मैं मतलब शयन इसमें बैठे हुए हैं, जो सोए हुए हैं, और अब जब सरकार का लास्ट समय होगा तो जागेंगे, वो लोग भी जागेंगे। किस लिए लोगों के पास अपनी सदस्यता लेने जाते हैं? किस मुंह से जाते? क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि वो बोले इस विषय पे? और शिक्षा निदेशालय में बैठे जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जब पूर्व में सरकार से छाती पीट पीट के चीखे मारा करते थे, उनके नाक के नीचे घटना घटी है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इस प्रकार के आदेश शिक्षा विभाग। और आप इसके कार्य अब क्या होगा? जिन आदेशों, जिन अध्यापक साथियों को आपने कारण बता नोटिस के, उनको आप डिमोट करोगे, कोर्ट में जाएंगे, वो भी केस फंसेगा, ये भी केस फंसेगा। और आने वाली सरकार तो चाहती है ये 3-4 साल कोर्ट में चले रहे, कोर्ट का फैसला आएगा, देखा जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार राज्य मानव रिपोर्ट का मुख्यमंत्री के द्वारा विमोचन किया गया। यह रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी रिपोर्ट है जो जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, वर्षा पैटर्न, कृषि, पर्यटन और आजीविका पर इसके प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रिपोर्ट राज्य के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगी। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय असंतुलन से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियां सुलझाई गई हैं। इसमें पहाड़ी राज्यों के लिए अनुकूल नीतियां तैयार करने की सिफारिशें भी की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए वैज्ञानिक शोध और नीतिगत सुधारों पर बल दे रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह रिपोर्ट भविष्य की योजनाओं और निर्णयों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी। आज मंडे को हमारी मीटिंग्स डे होता है। आज सबसे पहले एट्रोसिटी एक्ट से संबंधित मीटिंग थी जो 11 साल बाद प्रदेश में हुई है। उस मीटिंग में चर्चा की गई और मुझे बड़ी खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत कम ऐसी वारदातें हुई है जो एट्रोसिटी एक्ट से संबंधित है। यानी कि हिमाचल की जनता इसमें बहुत जागरूक है और एट्रोसिटी के प्रति लोगों का जागरूकता ही एक इस समस्या के निदान में बड़ा कारण बना है। दूसरी मीटिंग हमारे बजट से संबंधित थी जिसकी ये आधी मीटिंग हुई है। तीसरी जो मीटिंग है जिसमें आप आए पर्यावरण से संबंधित है और पर्यावरण और HDR ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट हमारी सबमिट की है उससे संबंधित है। प्रदेश का अगर आप लोग पहला बजट देखेंगे, पहले बजट के से अनुसार उस रिपोर्ट का असर ये हुआ कि आज हम 5 बड़ी स्टेटों में HDR की रिपोर्ट में 5 स्टेटों के अंदर शामिल हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जो हमने व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा नीतिगत बदलाव लाया और जिसका कि लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता को मिला है, उस लाभ के संदर्भ में UNDP के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ये कोई हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा नहीं प्रस्तुत की गई। और पहली बार हमारी सरकार ने यह प्रयास किया कि एक थर्ड पार्टी के एजेंसी से इस प्रकार का सर्वेक्षण करवाया गया जाए जिसमें हमें सफलता मिली। आज 5 स्टेट में अगर हम अच्छे हैं तो आप अंदाजा लगाइए, गंभीर आर्थिक स्थिति के बाद भी हम प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहे हैं और उसमें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये नीतिगत बदलाव ही है कि आज प्रदेश में कभी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कभी MSP की नहीं सोची गई। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां प्राकृतिक रूप से उगाए हुए गेहूं को, मक्की को, कच्ची हल्दी को और जौ को स्पोर्ट प्राइस दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां दूध का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां
अनाथ बच्चों को सरकार ही माता है और सरकार ही पिता, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देकर कानून बनाया गया है। तो सारा जो HDR की रिपोर्ट्स है वो हमारे सामाजिक को, हमारी डेवलपमेंट को, हमारी पॉलिसीज को 2.5-3 साल से जो हमारी पॉलिसी है उसको इंगित करती है। और मैं UNDP का जो इंडिपेंडेंट है उसका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो धरातल पर जाकर जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी और पाया कि सच में सुधार हुआ है और जो गंभीर चुनौती का सामना आपदा में हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया उसको भी पहले नीति आयोग ने भी सराहाया था, वर्ल्ड बैंक ने भी सराहाया है और आज इस रिपोर्ट के माध्यम से UNDP ने भी हमारे जो प्रयास आपदा प्रभावित परिवारों को बचाने के लिए किए गए हैं उसको इस UNDP की रिपोर्ट में भी सराहा गया।